बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन के कमरे में आतिशज़दगी। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन के कमरे से धमाके की आवाज आई। कंपनी के शोबा एडमिनिस्ट्रेशन की संगीन गफलत सामने आ गई। कमरे के बाहर नस्ब आग बुझाने के आलात जायदुल मियाद निकले। हेडक्वार्टर्स के फ्लोर पर आग बुझाने वाले आलात जायदुल मियाद नस्ब हैं। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताएगा ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हेडक्वार्टर्स में आज धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन का जो रूम है उसमें अचानक आग भड़क उठी और आतिशज़दगी की वजह से वहाँ पर मौजूद जो सामान है वो भी जलकर राख हुआ। इब्तदाई तौर पर ज़रा ने यह बताया है कि लेस्को की इंतज़ामिया ने अपनी मदद आप के तहत जो है आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि हेडक्वार्टर्स के तमाम जो फ्लोर्स हैं और बिलखसूस लेस्को चीफ के कमरे के बिल्कुल सामने जो आग बुझाने के आलात मौजूद थे वो जायदुल मियाद थे, तो वो उसकी मदद से आग नहीं बुझा सके और रेस्क्यू 112 ने 45 मिनट के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाया। लेकिन जैसे ही धमाका हुआ और आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ तो लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन उस वक्त ड्यूटी पर पहुंच चुके थे या फिर सार्फिन जो हैं अपनी शकायात लेकर या किसी भी काम काज के सिलसिले में वहाँ पहुँचे थे, तो उनसे इमारत फौरी तौर पर खाली करवाई गई। चूँकि आतिशज़दगी की वजह से कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है उसके चारों फ्लोर्स पर जो है वह धुआं ही धुआं मौजूद था और धुएं की वजह से वहाँ से किसी की शहरी का गुजरना मुश्किल होता जा रहा था। अब इस वक्त ये हालात हैं कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लेस्को हेडक्वार्टर्स का जो गेट है इसको बंद किया गया है। आम जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, जो सार्फिन अपनी शिकायत या दीगर काम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है और बिलखसूस अगर लेस्को के दीगर दफातर से अगर कोई मुलाजमीन आ रहे हैं तो उनको भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिर्फ लेस्को हेडक्वार्टर्स का जो अमला है जो यहाँ काम करता है उसको अंदर इजाज़त दी जा रही है। तहम लेस्को हेडक्वार्टर्स का चौथा जो फ्लोर है उसको अभी तक मुकम्मल तौर पर खाली रखा गया है। वहाँ पर किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं है और इसकी तहकीकात की जा रही हैं। चूँकि कंपनी के सरबराह के जो रूम है उसमें जाकर लगी है तो इस पर अब तहकीकात की जा रही हैं किसी क्या वजूहात हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि एसी जो है उसमें अचानक धमाका हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वो आग भड़क उठी, जिसके बाद इमारत को खाली करवा कर रेस्क्यू 112 के जरिए आग पर काबू पाया गया है। अच्छा शाहिद सिप्रा, सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की गई है यहाँ से, और जो लेस्को हेडक्वार्टर्स इंतजामिया है उसकी जानिब से अभी तक क्या मौक़िफ़ सामने आ सका है? देखें, लेस्को की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया वो यही आया है कि एसी जो है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके साथ रेस्क्यू 112 की जानिब से भी चूँकि इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई यही बात सामने आई है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी। जो आपने बात की कि सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो हर जगह पर नस्ब हैं। अगर चौथे फ्लोर की बात की जाए जहाँ पर लेस्को चीफ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, GM टेक्निकल, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज, डायरेक्टर HR, चीफ फिनंशियल ऑफिसर और कंप्लीट सेक्रेटरी के दफातर मौजूद हैं इस फ्लोर पर, तो आला जो क़यादत है वो सारी इसी जगह पर बैठती है जहाँ पर भी CCTV कैमराज नस्ब हैं। अब उन पर भी तहकीकात की जा रही हैं कि जब ये धमाका हुआ और उस वक्त वहाँ पे कौन कौन से मुलाजमीन थे। चूँकि रेस्क्यू 112 और उसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुँची थी। इब्तदाई बयान जो है वो जो लेस्को चीफ के मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी लिया गया है। सिर्फ उनकी जानिब से यही बयान दिया गया है कि अचानक धमाका हुआ जिसके बाद आग भड़क उठी, लेकिन इसकी तहकीकात को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लेस्को हेडक्वार्टर के 4 फ्लोर हैं जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और लेस्को चीफ के कमरा जहां पर आग लगी है इसके सामने आग बुझाने वाले आलात जो हैं वो 5 माह से ज़ायदुल मियाद हैं और बाकी कंपनी के जो इमारत है उसके चारों फ्लोर्स की बात की जाए तो 2 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद जो हालात हैं उनको तब्दील नहीं किया गया। तो ये एक नहली और गफलत देख लें किस तरह के सामने आई कि अगर शुरू में आग लगी थी उसको बुझाया जा सकता था। इनके सिक्योरिटी गार्ड्स का अमला मौजूद है, फायर फाइटिंग का अमला भी मौजूद है। चूँकि हालात जो थे वो वर्किंग में नहीं थे जिसकी वजह से आग बढ़ गई और रेस्क्यू 112 को बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। अच्छा शाहिद सिप्रा, रेस्क्यू कितनी गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है? क्या बर वक्त रेस्क्यू यहाँ पर पहुँचा और इस वक्त अब क्या सूरत हाल है? क्या पुलिस मौके पर मौजूद है? क्या कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस के ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, रेस्क्यू 112 का भी अमला मौजूद है। वो तमाम जो बयानात हैं उनको कलम बंद किया जा रहा है।
और उन बयानात की रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेस्को अपनी सतह पर भी तहकीकात करेगी कि आया कि सरबराह के कमरे में इस तरह के आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा होना या शॉर्ट सर्किट होना जो है वो कई सवालात जो हैं इससे जन्म लिए जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर तहकीकात का दायरा कार उसको बढ़ाया जाएगा। और ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि लेस्को चीफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि एक आला सतह की कमेटी ठीक है, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। ज़िले इंतजामिया ने कल अदम तंजीमों के खिलाफ सफ बंदी कर ली है। 79 कल अदम तंजीमों के ईद पर खालों और चंदा मांगने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डीसी ने महकमा दाखिला को 79 कल अदम तंजीमों की फहरिस्त अरसाल कर दी है और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर नई फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर्स और रेवेन्यू स्टाफ पाबंदी पर अमल दरामद कराएंगे, जबकि 79 कल अदम तंजीमों पर खालों के कैंप लगाने पर भी पाबंदी आयद है। ज़िले मॉनिटरिंग टीमें और पुलिस तंजीमों की मॉनिटरिंग करेंगे। तो ज़िले इंतजामिया ने कल अदम तंजीमों के खिलाफ सफ बंदी कर ली है। कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। 79 कल अदम तंजीमों के ईद पर खालों और चंदा मांगने पर मुकम्मल पाबंदी है। डीसी ने महकमा दाखिला को इन 79 कल अदम तंजीमों की फहरिस्त भी इरसाल कर दी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर नई फहरिस्त भी मुरतब की गई है। डिप्टी कमिश्नर्स और रेवेन्यू स्टाफ पाबंदी पर अमल दरामद करवाएंगे और 79 कल अदम तंजीमों पर खालों के कैंप लगाने पर पाबंदी आयद है। महकमा बल्दियात ने नए बल्दियाती निज़ाम के तहत किसी भी मुलाजिम को फारिग ना करने का फैसला किया है। महकमा बल्दियात के 52,000 मुलाजिमीन को नए लोकल बॉडी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। कैसे खोकर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने ऐलान किया है कि नए बल्दियाती निज़ाम की आमद के साथ ही किसी भी बल्दियाती को फारिग नहीं किया जाएगा कि जो नया बल्दियाती निज़ाम आ रहा है, नए बल्दियाती जो इदारे बन रहे हैं उनमें उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, उनको कर दिया जाएगा, उनमें तैनात कर दिया जाएगा और किसी भी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। इस हवाले से 52 मुलाजिम है उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, उनको नए बल्दियाती इदारों में एडजस्ट किया जा रहा है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है और महकमा बल्दियात ने इस हवाले से होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। नून लीग में इत्तेहादियों के स्पीकर की बुलाई गई एडवाइजरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। सीनियर वज़ीर हसन मुर्तज़ा ने एडवाइजरी कमेटी में शिरकत से इनकार कर दिया। नून लीग भी असम्बली की एडवाइजरी कमेटी में शिरकत नहीं करेगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं, इत्तेहादियों के स्पीकर की बुलाई गई एडवाइजरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग के। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पंजाब असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास जो है वो 11:30 बजे तलब किया गया था। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में मदद किया था। ताहम जो ज़राए हैं उसके मुताबिक सीनियर सूबाई वज़ीर सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना है कि वो किसी सूरत में भी इस कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। उनका कहना था कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो एक मुतनाज़ा शख्सियत है, तो वो उन पर किसी किस्म का भी एतमाद नहीं कर सकते। जबकि इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और सूबाई वज़रा सरदार अवैस लगारी और मलिक अहमद खान भी जो है वो ज़राए के मुताबिक इस कमेटी में शिरकत नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि पंजाब असेंबली का इजलास जिस तरीके से गुज़िश्ता कई कुछ अर्से से चल रहा है, जिस तरीके से अफसोसनाक वाक़या वज़ीर आला पंजाब की इंतखाब के दिन हुआ था, जिस तरह जबकि स्पीकर पर जो हमला किया गया था उसकी मजम्मत भी की थी और उसके साथ साथ इस कमेटी में जो है वो शिरकत करने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम। कोरोना के वार जारी हैं। मुस्बत शरह 3.6% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 82 नए मरीजों की भी तस्दीक हो चुकी है। शहर भर में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है, क्या शरह है और इस हवाले से अस्पतालों में इंतजामात कैसे हैं, अजमत से जान लेते हैं। अजमत, आवान आगाह कीजिएगा। जो कोरोना है वो एक बार फिर से सर उठाने लगा है और शहरियों को बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि शहर लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 82 केसेस सामने आए हैं, जबकि ओवरऑल पंजाब में 113 केसेस जो कोरोना के वो सामने आए हैं। जबकि अगर कोरोना केसेस की मस्बत शरह की बात की जाए तो पंजाब भर में कोरोना की मस्बत शरह 1.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर लाहौर में कोरोना की जो मस्बत शरह वो 3.6 रिकॉर्ड की गई। जबकि तिबी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि खुदारा कोरोना की छठी लहर से बचने के लिए मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। महकमा सेहत ने भी ये मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ तिबी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि जो शहरी हैं वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं और ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लिया फौरी तौर पर जो बूस्टर डोज वो लगवाएं, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि 6 माह जायद करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अवान। पाक से मिलने वाले 5000 स्कूल्स चलाने की जिम्मेदारी
महकमा लिटरेसी पंजाब 5000 स्कूल्स चलाएगी। ये स्कूल्स पंजाब के 80,000 बच्चों के लिए बनाए गए हैं। इन स्कूल्स के लिए महकमा लिटरेसी ने हुकूमत से फंड्स भी मांग लिए हैं। महकमा लिटरेसी की जानिब से समरी ऐवान वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है और असातिज़ा के वज़ाइफ 73 करोड़, किताबों के लिए 8 करोड़ 88 लाख रुपए की डिमांड की गई है। लिटरेसी किटों के लिए 28 करोड़ और IT गैजेट्स के लिए 1 करोड़ 88 लाख रुपए तलब किए गए हैं। ये तमाम स्कूल्स इससे कबल विफाक के तहत चल रहे थे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाक से मिलने वाले 5000 स्कूल्स चलाने की जिम्मेदारी है महकमा लिटरेसी पंजाब 5000 स्कूल्स चलाएगी। अली रामी हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। अली रामी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल हुदा, ये वफाक की तरफ से कुछ लिटरेसी के स्कूल हैं, सेंटर्स हैं जो कि अब पंजाब के हवाले किए जा रहे हैं। अब इसके लिए क्योंकि साबिक़ हुकूमत में ये फैसला तो हो चुका था कि ये स्कूल जो है अब पंजाब हुकूमत चलाएगी, लेकिन इन स्कूलों को चलाने के लिए बजट जो है वो हुकूमत पंजाब के पास नहीं था, ना ही महकमा लिटरेसी के पास। और इस पर महकमा लिटरेसी ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि फौरी तौर पर उनको 1 अरब 32 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया जाए, ताकि इन जो स्कूलों को जो कि वफाक की तरफ से पंजाब के हवाले किया गया उनको चलाने के लिए, उनको तनख्वाहें देने के लिए जो है वो बजट जारी हो सके। अब 1 अरब 32 करोड़ रुपए की डिमांड है, जिसमें किताबों के लिए भी बजट है और इसके लिए लिटरेसी की जो किटें हैं उसके लिए भी बजट मांगा गया, लेकिन समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई है और इस पर हतमी फैसला अभी पंजाब हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया। और इसी वजह से लिटरेसी के जो मुतअद्दिद अल्फाज हैं 7000 से ज्यादा, वो अपनी तनख्वाहों के लिए भी मुंतज़िर हैं। बहुत शुक्रिया। अली रामी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। स्कूल्स एजुकेशन में 16,000 नए एजुकेटर्स भर्ती करने की तजवीज़ है। नए एजुकेटर्स की भर्ती के लिए महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने समरी तैयार कर ली है। कॉन्ट्रैक्ट पर एजुकेटर्स मुख्तलिफ ग्रेड्स में भर्ती किए जाएंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्कूल्स एजुकेशन में 16,000 नए एजुकेटर्स भर्ती करने की तजवीज़ दी गई है। नए एजुकेटर्स की भर्ती के लिए महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने समरी तैयार कर ली है और कॉन्ट्रैक्ट पर एजुकेटर्स मुख्तलिफ ग्रेड्स में भर्ती किए जाएंगे। स्कूल्स एजुकेशन में 16,000 नए एजुकेटर्स भर्ती करने की बाकायदा तौर पर अब तजवीज़ पेश की गई है और नए एजुकेटर्स की भर्ती के लिए महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने समरी भी तैयार कर ली है। कॉन्ट्रैक्ट पर एजुकेटर्स मुख्तलिफ ग्रेड्स में भर्ती किए जाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने वाले लाखों तलबा के लिए अच्छी खबर यह है कि टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने वाले लाखों तलबा डॉक्टर बन सकेंगे। मैट्रिक के तलबा के कोर्स में बायोलॉजी का मजमून भी शामिल करने का फैसला किया गया है, जबकि तलबा इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल में दाखिला ले सकेंगे। टेक्निकल बोर्ड ने IBCC से मंजूरी मांग ली है। मंजूरी के बाद तलबा मैट्रिक टेक में बायोलॉजी का मजमून रख सकेंगे। तलबा मर्जी से बायोलॉजी का मजमून रखने या ना रखने का फैसला कर सकेंगे। जुनेद रियाज से इस हवाले से बात कर लेते हैं। जुनेद रियाज, आगाह कीजिएगा। जी, टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए और जो तलबा टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और मैट्रिक टेक कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि लाखों तलबा जो हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते थे मैट्रिक में, अब वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट रख के डॉक्टर भी बन सकेंगे। और ये लाखों तलबा जो हर साल मैट्रिक टेक करते हैं, अब वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट रखेंगे तो उसके बाद जो वो इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल में वो दाखिला ले सकेंगे और उसके बाद वो डॉक्टर बन सकेंगे। और इस हवाले से टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का कहना है कि उन्होंने इस हवाले से IBCC से मंजूरी मांग ली और IBCC की मंजूरी के बाद तलबा मैट्रिक टेक में जो है वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे और बायोलॉजी पढ़ने वाले तलबा ही जो है आगे डॉक्टर बन सकेंगे। और इस हवाले से तलबा की मर्जी होगी कि वो ये सब्जेक्ट रखना चाहें तो वो रख लें, नहीं तो वो टेक्निकल एजुकेशन के सब मज़ामीन ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो टेक्निकल बोर्ड है उनका कहना है कि वो IBCC को मंजूरी के हवाले से उन्होंने लेटर लिख दिया और जो ही IBCC इस हवाले से मंजूरी देगा तो वो बच्चों को मैट्रिक टेक में बायोलॉजी के सब्जेक्ट ऑफर करेगा और वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा जुनेद रियाज। अभी आपको बताएं, महकमा तालीम का पेंशन केसेस के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम फ़ाल करने का फैसला। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम अकाउंटेंट जनरल के ताआवुन से फ़ाल होगा। इस हवाले से भी रुख करते हैं जुनेद रियाज का। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, इससे कबल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को फॉल करने के बाद जो है जो असातिज़ा की पेंशन हैं वो भी बआसानी जो है वो उन्हें मिल सकेगी और वो पेंशन जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फाइनेंस हैं वो उसकी मंजूरी देंगे और वो ऑनलाइन हो जाएगा और उसके बाद असातिज़ा को जो अपनी पेंशन है वो घर बैठे जो है वो मिल सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज।
ब्रेक के बाद आपको बताएं पसंद की शादी का अंजाम या कुछ और। काउश नामी लड़के पर ससुराल का मुबैना तशद्दुद, सर, मूछें, दाढ़ी और भवें मूंदी। ससुराल वालों ने दामाद को तशद्दुद के बाद घर से निकाल दिया। काउश की वालिदा इंसाफ के लिए सेशन अदालत पेश हो गई। शाहीन अतीक से इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, औरतों पर तो तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से हम सुनते थे कि बहू अगर घर में आए तो ससुराल वाले उस पर तशद्दुद जो है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशनल सेशन जज खालिद इकबाल खान की अदालत में एक अनोखा जो है वो केस यहाँ पर पेश हुआ है, जिसमें मोहब्बत की शादी करने वाले लड़के काशिफ को ससुराल वालों ने इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसकी मूँछें भी साफ़ कर दी, उसके सर के बाल भी जो है वो साफ़ किए, उसके बाद भवें जो है वो भी उसकी जो है वो साफ़ कर दी और उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। लड़का जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और जब घर में आया तो माँ देख के बच्चे को पहचान जो है वो पहचान भी ना सकी। आज अदालत में जो ससुराल वाले हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो है खारिज करने के लिए माँ यहाँ पर पहुँची है। क्या मौक़िफ़ है वो भी हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका? एक बस घर से बाहर निकला था तो पता नहीं कहाँ गया है, फ़ोन इसका बंद था, तो दूसरे दिन घर आया तो दरवाजे पे आया तो हमने किसी ने नहीं इसको पहचाना, ना माँ ने ना बहन ने, किसी चीज़ की इसको पता ही नहीं कि हमारा बेटा, या इतना उन्होंने तशद्दुद किया था उनके साथ, मारा इनको, तो बस इसकी कोई जिस्म का हिस्सा नहीं छोड़ा इसका। जवान साहब ये बताइएगा, मुख्तर बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया, अदालत ने क्या हुक्म जारी किया? सर इसमें इस तरह है कि पसंद की शादी की थी, पसंद की शादी के बाद जनाब लड़की वालों ने उसको घर अपने बुलाया और बुलाने के बाद उस पर इतना तशद्दुद किया कि इसमें 18 इंजरीज़ डिक्लेयर की हैं उन्होंने, जो कि अपना मेडिकल हुआ, इसमें 18 इंजरी डिक्लेयर हैं और इतना तशद्दुद है कि जज साहब ने जब तस्वीरें देखी और जज साहब ने इसको देख के लड़के की पोजीशन देखी बुलाने की, लेकिन वो आ नहीं सका। लिहाजा ये क्या दरख्वास्त जमानतों में क्या डेट? हाँ जी, दरख्वास्त जमानतों के अंदर अभी डेट पेंडिंग रखी हुई है जज साहब ने, क्योंकि उनके कुल मुल्ज़मान अभी हाज़िर नहीं हुए और 2 दफ़ा इनकी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जनाब बेहद तशद्दुद करके जनाब इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादती की हुई है इन्होंने। जी, आपने रिजवान जमील एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ अदालत के अंदर ये तस्वीर जो है वो पेश की गई है और बताया गया कि ये जुल्म बच्चे के साथ किया गया, जिस पर अदालत ने जो मुतल्लिका पुलिस है उसे कहा कि रिकॉर्ड के अंदर अदालत। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। शहरियों को घरों के बाहर भी ग्रीन एरिया को मेंटेन करना होगा। पीएचए का एक्ट में शामिल उसूली कानून को राइज करने के लिए अहम फैसला। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद है, इस फैसले के हवाले से मजीद उनसे जानेंगे। जी दुरे नायाब। बिल्कुल, पीएचए एक्ट से ये वाज़िया तौर पर है कि शहरी जो है अपने घर के अंदर तो मेंटेनेंस करेगा अपने ग्रीन एरिया की, लॉन की, लेकिन घर के बाहर जो बिल्कुल फ्रंट पे उनके ग्रीन बेल्ट बनती है, ग्रीन लाइन बनती है, उसकी भी हिफाजत करनी होगी, उसकी भी मेंटेनेंस करनी होगी, घास टाइम पे लगा के काटना होगा, फूल पौधे उसके मेंटेन करने होंगे। अब इससे फैसले पे अमल दरामद कराने की हिकमत अमली तैयार करने की है। डीजीपीएचए ने इसकी मंजूरी दे दी है और कल से बाकायदा इस पर मुहिम चलाई जाएगी। जो लाहौर शहर के एलडी कंट्रोल्ड एरिया पोस्ट स्कीमें हैं उन पे सबसे पहले ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें गुलबर्ग है, फैसल टाउन है, गार्डर टाउन है। इस तरह की स्कीमों पे नोटिस जारी करेंगे, पब्लिक सर्विस टेस्ट लाएंगे और इस पे कानून साजी के तहत अगर कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसका जो पीएचए का मजिस्ट्रेट है समन जारी कर सकता है, उसको अपनी कोर्ट में बुला सकता है और उसके खिलाफ सजा का फैसला कर सकता है। और अगर वो फिर भी नहीं करता तो पीएचए इस पे अमल दरामद करके तमाम अखराजात जो है वो आप शहरी किसी पे डाल सकते हैं, ये कानून कहता है। डीजीपीएचए के कहना है कि इस पे अमल होगा और अब शहरियों को अपने घर के अंदर लॉन की बजाय बाहर अपने लॉन की भी हिफाजत करना होगी और इसके लिए वो पूरी अवामी मुहिम भी चलाएंगे। अवामी मुहिम भी चलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया दुरे नायाब, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। टीके भी एंटी करप्शन के रेडार पर। रिश्वत का इल्जाम, उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद की तलबी। रिश्वत वसूली के इल्जाम की तहकीकात के लिए ताहिर खुर्शीद कल तलब कर लिए गए हैं। एंटी करप्शन ने ताहिर खुर्शीद को कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। ताहिर खुर्शीद पर ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत लेने का इल्जाम है। ताहिर खुर्शीद पर सड़कों के टेंडर्स पर रिश्वत वसूल करने का भी इल्जाम है और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वसीम तारिक ताहिर खुर्शीद पर करोड़ों रिश्वत लेने का इल्जाम भी है। एंटी करप्शन ने चीफ इंजीनियर CNW वसीम तारिक को गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया था। तो टीके भी अब एंटी करप्शन के रडार पर आ चुके हैं। रिश्वत का इल्जाम, उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद की तलबी है। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी रिजवान नकवी। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को रिश्वत लेने के इल्जामात पे कल एंटी करप्शन हेडक्वार्टर फरीदकोट हाउस में सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। एंटी करप्शन पंजाब ने सरकारी मंसूबों में करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्जामात की तहकीकात के लिए ताहिर खुर्शीद को तलब किया है और ताहिर खुर्शीद पर अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी भारी रिश्वत लेने का इल्जाम है।
ताहिर खुर्शीद पर सड़कों के टेंडर्स की मंजूरी के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करने का इल्जाम है, जिसपे एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात शुरू की गई हैं। और इससे कबल एंटी करप्शन ने चीफ इंजीनियर CNW वसीम तारक, जिन्हें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद का मुबैना तौर पे फ्रंट मैन समझा जाता है, उन्हें 1 माह कबल गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रोजेक्ट के इजाफी फंड्स की मंजूरी के लिए वसीम तारक और ताहिर खुर्शीद पर करोड़ों रुपए वसूल करने का इल्जाम है। एंटी करप्शन की जानिब से ताहिर खुर्शीद को डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की वसातत से नोटिस जारी करके उन्हें कल सुबह एंटी करप्शन विजिलेंस विंग में सुबह 11 बजे पेश होने की हदायत जारी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। तो सिर्फ वक्त इतना ही, आप देखते रहिए CD42।